38 स्टार्ट करें। अच्छा, ये कल एक भाई आए थे, एक दफ़ा ये दोबारा बात पूछ रहे थे। मोहतरम आप भी समझ लें, ये जब कराया हो जाए ना सेमी एनुअल, ये असेसमेंट 1 का क्वेश्चन 2 है। ये जब कराया हो जाए ना सेमी एनुअल, तो आपके पास और कोई चारा कार नहीं बचता सिवाय इसके कि आप रेट को भी सेमी एनुअल कर दें। तो देखें, इस सवाल में कराया है सेमी एनुअल, तो मजबूरन रेट को भी 14% से कितना करना पड़ा, 7%। अच्छा, अब कराया ना सेमी एनुअल ही आएगा 3 साल तक। तो अब जहन में लाएं, पहले साल के 6 महीने के एंड पे आएगा, पहले साल के 12 महीने के एंड पे आएगा, दूसरे साल के 6 महीने के एंड पे आएगा, दूसरे साल के 12 महीने के एंड पे आएगा, एंड सो ऑन। तो ये 6 कराए जरा आंखें बंद करके आप भी जहन में लाओ। 6 कराए, 1 2 3 4 5 6, उनकी प्लॉटिंग भी सोचें कहां कहां होगी। क्लियर? तो 3 साल में 6 कराए आएंगे। 3 साल में 3 कराए आते तो साल साल के एंड पे आते, लेकिन अब 3 साल में 6 कराए आएंगे तो 6 महीने के एंड पे आएंगे। अब इनकी डिस्काउंटिंग कैसे करनी है मोहतरम? तो उसमें आपसे ये बात हुई थी, ये विजुअलाइज कर लिया ना हमने कि 6 महीने के एंड पे कराया आएगा। अब यार ये ना जब आपने डिस्काउंट करना है तो सबसे पहले इस 800 को करना है। जब आप इस 800 को डिस्काउंट करेंगे तो रेट तो आप 7% यूज करेंगे, क्योंकि सेमी एनुअल का सवाल है, एनुअल का सवाल है, तो रेट तो 7% यूज करेंगे। लेकिन बता दें, इस अरसे के दरमियान कितने 6 महीने के सेट नजर आ रहे हैं? एक 6 महीने का सेट नजर आ रहा है, इसलिए डिस्काउंट करते हुए क्या करेंगे, 800 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -1। इसको डिस्काउंट करते हुए बताएं कितने 6 महीने के सेट नजर आ रहे हैं? 2 6 महीने के सेट नजर आ रहे हैं। तो 800 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -2। असल में जब ये रेट है ना 7%, ये 6 महीने का है, तो जब ये 6 महीने का है तो इसके दरमियान कितने 6 महीने के सेट हैं? 2। तो रेज़ टू पावर -2। इसको क्या करेंगे, 840 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि कितने 6 महीने के सेट नजर आ रहे हैं दरमियान में? 3। और यार एक और तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपको बताया क्या कहा था, इधर देखें, जब डिस्काउंटिंग करनी हो तो पहले ये 2 कॉलम बना लिया करें, और याद आ रहे हैं? तो ये एक 6 महीने का सेट होगा, इन दोनों के दरमियान 2 6 महीने, इस तारीख और इस तारीख के दरमियान 3 6 महीने, एंड सो ऑन। इस तरह भी तो आप सोच सकते हैं, कोई डायग्राम बनाना जरूरी तो नहीं होता। और 1 जनवरी 8 और 31/12/10 के दरमियान पूरा 8 पूरा 9 पूरा 10, कितने साल बने? 3 साल में कितने 6 महीने के सेट? 6 महीने के सेट। तो रेज़ टू पावर -6 करके इस फिगर को डिस्काउंट करेंगे, इस फिगर को रेज़ टू पावर -5 करके। तो कर ही लें ये सवाल जो कसम खाई हुई आप लोगों ने ना करने की। असेसमेंट 1 का क्वेश्चन 2 क्या इकट्ठा करके, वो यार वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी बात बन जानी है, मुश्किल हो जाना है। रिजल्ट वही आ जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। ओके, अच्छा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 6 होमवर्क में दिया था, उसको भी जरा होल्ड पे रखते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं जो कल हमारा सवाल चल रहा था। जी, ये कल हमारा सवाल चल रहा था। 5-7 मिनट हम लगाएंगे और इसको जरा एक ओवरव्यू देंगे पहले, फिर उसके बाद जो इसकी 2 एडजस्टमेंट्स रह गई थी कल, ये वाली, ये इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, अटेंटिव रहें सारे। पॉइंट 2 कल वाले सवाल का, ये पेज कौन सा है? 744। पिजन लिमिटेड हैज शेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 मिलियन। करंट लायबिलिटीज में क्या पड़ा हुआ है? एक्सपेंस पेबल। करंट लायबिलिटीज में क्या पड़ा हुआ है? कौन सा एक्सपेंस पेबल पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल 12 रुपए। देखें, ये मैंने कल वाला नोट कर दिया आपके आने से पहले। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल तो यहाँ आना चाहिए, एक्सपेंसेस पेबल इधर आने चाहिए। अब अगर एक पेबल इधर आ रहा है तो पेबल अगले साल क्या होगा? तो इस साल किस में जाएगा? खर्चे में। यहां तक बन गया टी काउंट, यहां तक बन गया टी काउंट। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितने रुपए जाएंगे? 12 रुपए। बड़े शौक से ना आपने सुनते रहना सारी बातें, बस आराम से टेक लगा के। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितने जाएंगे? 12 रुपए। टैक्स वाले क्या कहते हैं वो जरा पढ़ लेते हैं। ये खर्चा माइनस कर लेना जब कभी पे करो, ये खर्चा माइनस कर लेना जब कभी पे करो। तो मुझे बताएं किस दुनिया में ले गए हैं जहां कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग है, इसलिए टैक्स बेस 0 आ गए।
इसलिए टैक्स बेस 0 आ गई। क्लियर? अब अगला सवाल है टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है। रट्टा भी आप लगा देंगे इधर रूल नंबर 3, लेकिन लॉजिक सुन लें। लॉजिक क्या है कि ये 12 रुपए अगले साल जब पे होगा तो टैक्स वाले से डिडक्ट करने देंगे, इसलिए इट इज कॉल्ड एज डिडक्टेबल टर्म। यहां तक बात क्लियर होगी? आप करंट टैक्स की वर्किंग में रट्टा नहीं, अभी लॉजिक सोच लें जी। क्या अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिए? वो आते आते वाला किधर बैठा हुआ ये, क्या अकाउंटिंग वालों ने यहां तक आते आते माइनस कर दिया हुआ 12 रुपए? टैक्स वाले क्या कहेंगे, फिलहाल माइनस ना करो, जब अगले साल पे करो तो माइनस करो, इसलिए इस 12 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर? अटेंटिवली साथ है, दिमाग साथ है तो फायदा हो रहा है रिवीजन का, वरना कोई नहीं ना, टाइम ही जाया हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है जी? 15 रुपए। तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट जहन में लाएं, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया, रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा तो इस साल किस में जाएगा, P&L। ये बन गया अकाउंट। स्टेप 2, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में रिसीवेबल कितना जाएगा? टैक्स वालों के जरा में पढ़ना पड़ेगा आगे। टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट पे हम तब टैक्स लगाएंगे जब मिलेगा। इंटरेस्ट पे कब टैक्स लगाएंगे? जब मिलेगा। तो कौन सी अकाउंटिंग और दुनिया में चले गए हैं? कैश वाली दुनिया में रिसीवेबल्स पेबल्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। तो टैक्स बेस क्या ले लें? 0। ये हमारी ये वाली डिस्कशन भी हो गई, ये वाली डिस्कशन भी हो गई। अब ये वाली डिस्कशन मुझे बता दें, जब ये अगले साल मिलेगा तो फिर टैक्स वाले क्या कहेंगे, इस पर टैक्स दो। जी बिल्कुल, द रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। टैक्स वाले जब ये मिलेगा तो टैक्स वाले इस पे कहेंगे टैक्स दो। तो जब अगले साल जब ये मिलेगा तो टैक्स वाले इस पे क्या मांगेंगे, टैक्स। तो इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्लियर? अगली बात, अब अगली बात जरा सोचें, अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते आते आते क्या ये इनकम में डाल दिया? टैक्स वाले कह रहे हैं जब मिले तो इनकम में डालो, तो फिलहाल इनकम में डाल दिया हुआ है तो निकाल देना चाहिए, इसलिए माइनस हुआ था यहाँ। क्लियर? क्या चीज? हाँ, अगली एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले हमें सोचना पड़ेगा एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है, इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है। एक्सपेंस पेएबल है या प्रीपेड है? तो एक्सपेंस प्रीपेड है, पेएबल नहीं है। क्या है? तो इस साल पे हो गया, अगले साल खर्चे में जाएगा। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड कार्ड क्या होता है? पे हो जाता है फौरन, इस्तेमाल बाद में करते हैं, खर्चे में बाद में जाते हैं। तो प्री पे अभी हो गया, पे अभी हो गया, खर्चे में अगले साल जाएगा। बहरहाल अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितने पे नजर आएगा? 30 पे। अब ये वाला डिसीजन नहीं लेना आपने, पहले लाइन पढ़नी है। टैक्स वाले क्या कहते हैं, कब माइनस करो? जब पे करो। हम तो ये ऐसा नहीं करना चाह रहे, हम तो एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। वो कैश बेसिस वाली दुनिया में जाना चाह रहे हैं, तो कैश बेसिस वाली दुनिया में बोले हैं प्रीपेड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए रिसीवेबल पेएबल प्रीपेड एग्जिस्ट नहीं करते टैक्स वाली दुनिया में, इसलिए ये क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे ना यार थोड़ा सा सोचना पड़ा था, ये टैक्सेबल क्यों है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ा था, लेकिन सोचना बड़ा आसान था। हम अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में नहीं डाला, टैक्स वाले कह रहे हैं पे हो गया है, खर्चे में डाल लो। टैक्स वाले कह रहे हैं पे हो गया, खर्चे में डाल लो। यहां तक बात क्लियर होगी। लेकिन मोहतरम अगला साल जरा सोचें क्या होगा। अगले साल हम अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल रहे होंगे, अभी पे कर दिया ना, तो अगले साल हमने भी तो कभी P&L में डालना ना यार। अगले साल हम अकाउंटिंग वाले खर्चे में, टैक्स वाले कह रहे होंगे जब पे हुआ था पिछले साल तभी माइनस करने दिया था, तो फिर खर्चे में हम डाल चुके होंगे तो उसे उल्टाना पड़ेगा, तो उल्टा के ऐड करना पड़ेगा, तो अगले साल इस पर टैक्स देना पड़ेगा। इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी। और आखिरी चीज, करंट लायबिलिटीज में एडवांस पड़ा हुआ है रेंट। करंट लायबिलिटीज में एडवांस रेंट पड़ा हुआ है। इधर आए, करंट लायबिलिटीज में रेंट रिसीवेबल पड़ा हुआ है या एडवांस रेंट पड़ा हुआ है? एडवांस रेंट पड़ा हुआ है। तो एडवांस रेंट इधर आ गया, रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, अनअर्न्ड, अब इस 25 को एज इट इज यहां लिख देंगे, ये तो अकाउंटिंग वालों की WDV आ गई। अब देखते हैं टैक्स वाले कौन सी दुनिया में लेके जाना चाह रहे हैं, एक्रूअल वाली दुनिया में लेके जाने चाह रहे हैं या कैश वाली दुनिया में। द रेवेन्यू इज टैक्स्ड ऑन, टैक्स वाले कौन सी दुनिया में लेके जाना चाह रहे हैं? कैश बेसिस वाली दुनिया में। कैश बेसिस वाली दुनिया के अंदर जो है वो अनअर्न्ड, रिसीवेबल्स, पेएबल्स और प्रीपेड एग्जिस्ट, तो इसलिए टैक्स WDV क्या आ गई? 0 आ गई। अच्छा, अब ये 25 रुपए जो है जरा आपने सोच के बताना है हम अकाउंटिंग वालों ने। अच्छा वैसे ये बताएं, ये अनअर्न्ड अर्न कब होगा? इस साल, अगले साल? अगले साल। अनअर्न्ड अगले साल क्या होगा? अर्न होगा। जब अनअर्न्ड अगले साल अर्न होगा
तो इस साल हमने P&L में नहीं डाला, इस साल हमने P&L में नहीं डाला, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं मिल गया है P&L में डाल दो। टैक्स वाले कह रहे हैं मिल गया है तो P&L में डाल दो। अब अगला साल जहन में लाएं, अनअर्न्ड अगले साल क्या होगा? बोले 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 यार, यहां से चला करें, यहां से चला करें। पेएबल अगले साल पे होगा, रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा, प्रीपेड अगले साल खर्चे में जाएगा, इस तरह चला करें। अनअर्न्ड अगले साल ऑन होगा तो हम P&L में डालेंगे, लेकिन टैक्स वालों ने तो कैश मिलते ही P&L में डाल चुके हैं ऑलरेडी, पिछले साल ही 18 में। तो 19 में बोले बोले हम अकाउंटिंग वाले जब P&L में डालेंगे, 19 में जब हम अकाउंटिंग वाले P&L में डालेंगे, टैक्स वाले कहेंगे P&L में ना डालो इससे, बल्कि क्या कर दो, लेस कर दो, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं और पॉज लेकर हम जो है वो रट्टे वाली 3 बातें करते हैं। अभी तक तो लॉजिक्स वाली बात हो रही थी, रट्टे वाली 3 बातें। टैक्स वाले किस दुनिया में ले गए हैं? चारों पॉइंट्स में, इसलिए टैक्स बेस 0। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, तो रूल 1 कहता है छी जी। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, तो रट्टा कहता है जी, तो रट्टा कहता है जी। ओके, ये बात होगी रट्टे की। करंट टैक्स की वर्किंग, भाई आप अपना नाम ही बता दो। काजी, पूरा नाम मोहम्मद उस्मान काजी, काजी मोहम्मद उस्मान। अच्छा, काजी भाई ने कल सवाल पूछा था कि करंट टैक्स की वर्किंग में रट्टा समझ नहीं आया। तो करंट टैक्स की वर्किंग में क्या समझ नहीं आया? रट्टा समझ नहीं आया। रट्टे वाली क्या बात की थी हमने? अगर टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि हमारे सवाल की दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं एडजस्टमेंट, तो सब्र करना पड़ेगा, यानी सोच सोच के, ध्यान ध्यान से, फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, कहीं फिसल ना जाए पाऊं। तो ध्यान रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। पहले टी अकाउंट बनाएंगे एक्सपेंस इनकम का, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट लेंगे, लेकिन टैक्स बेस क्या आएगी? ये वाला रट्टा भाई फरमा रहे थे मुझे करें, और इनके कहने पे दोबारा टिक लगाना पड़ा था यहाँ पे। ये वाला रट्टा भाई पूछ रहे थे क्या है मोहतरम, ये मैंने ये कहा था करंट टैक्स की वर्किंग में एक्सपेंसेस और इनकम उल्टा दें, क्योंकि टैक्स वाले आना और जाना मान रहे हैं, खर्चा और कमाया नहीं मान रहे, बल्कि आना और जाना मांग रहे हैं। तो ये इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर आपको याद होगा काजी साहब की रिक्वेस्ट आई थी हमें कि इसको जरा रिवाइज करवा दें रट्टे को, करंट टैक्स की वर्किंग में। रट्टा रिवाइज करना है क्योंकि आने वाले दिनों में टाइम कम होना है, तो जल्दी रट्टे वाली बात किया करनी है। अब जब टैक्स वाले बज़िद हैं कि हम कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, फिर वो हमारे P&L का नहीं मानेंगे। तो खर्चा है 12, इनकम है 15, खर्चे तो प्रॉफिट्स में माइनस होते हैं, खर्चा उल्टा दो। तो मैंने कहा था अगर टी अकाउंट बनाओ तो करंट टैक्स में भी सोचना नहीं पड़ेगा, पेपर में फौरन रट्टा चलेगा, ऐड कर दो। अभी तो बड़ा सोचना पड़ा था 12 को क्यों ऐड किया है, हम ये कर रहे हैं, टैक्स वाले ये कर रहे हैं। इस सारे के बजाय अगर मैं आपसे एक रूल ऑफ थंब कहूं कि खर्चे उल्टा दो, तो खर्चा बताएं कैसे उलटता है? ऐड करके। इनकम उल्टा दो, इनकम कैसे उलटती है? बोले बोले बोले, लेस करके। और खर्चा और इनकम अगर नजर आ रहे तो उल्टाने टी अकाउंट में, और अगर टी अकाउंट में रिसीट पेमेंट नजर आ रही है तो उसे रिकॉर्ड करना है। उससे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। और जब भी प्रॉफिट्स निकल रहे हो तो रिसीट्स को ऐड करके रिकॉर्ड करेंगे। जब भी प्रॉफिट्स आ रहे हो तो रिसीट्स को और पेमेंट्स को। यार बताएं, ये रिसीट है, पेमेंट है खर्चों की? खर्चों की क्या होती है? पेमेंट को और रिसीट को। ये वाला रट्टा कितना समझ आ गया? आसान सी बात है, वैसे रट्टा भी नहीं है, लॉजिकल सी बात है। P&Ls को उल्टा दें, जहां जहां P&L नजर आ रहे हैं ये P&Ls को उल्टा दें, और रिसीट्स पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर दें, ऐड कर दें। कौन बोला है यार, ये कौन है? रिसीट और पेमेंट को ऐड कर दें, रिसीट को ऐड कर दें और पेमेंट को लेस कर दें। अच्छा 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 भाई जी जी, आप पीछे देखने लग गए, इधर आए। और नहीं, ठहर जाओ, ये बैठे हुए हैं। तरम मोहतरम, ओके। हद हो गई यार।
यार ये अगले 2 पॉइंट बड़े मजे के थे, इनको जाते हुए हम डिलाइटफुल हो गए थे। ये यहां तो हमें सब्र करना पड़ा था, यानी चीजों को फूंक फूंक के लेके चलना पड़ा था। लेकिन इधर देखें आप .6 जरा मेरे साथ, या नहीं इसको चुप करा यार, ये तो गरारी इसकी चलती रहनी है एंड तक। .6 करंट कुछ नहीं यार, हाथ दोगी। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड सैलरी पेबल विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल। पे कब होगी? अगले साल। फिलहाल ये ना पढ़, ओ ना ना उधर मुंह ना कर। फिलहाल ये ना पढ़ टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं, पहले इस अकाउंट को तो पूरा कर लें। सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, पे कब होगी? तो इस साल किसमें चली जाएगी? खर्चों में। इस साल किसमें चली जाएगी? ये तो बन गया हमारा टी काउंट। टी काउंट पढ़ के बना के अब जरा जाके पढ़ते हैं टैक्स वाले क्या करना चाह रहे हैं और कौन सी दुनिया में लेके जाना चाह रहे हैं। द खर्चा, द अबू बकर, द खर्चा will be deducted when pay has been deducted for tax purpose as well, has been deducted for tax purpose as well। टैक्स वालों के लिए भी ये खर्चा माइनस हो गया है। अच्छा, काउंटिंग वालों ने माइनस कर लिया, टैक्स वालों के लिए भी खर्चा माइनस हो गया है। तो करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे, शुक्र करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट कितनी है यार इस पेबल की? 13। अब थोड़ा सा जरा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जरा सोचना पड़ेगा यार, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले कह रहे हैं मोहतराम कि इस खर्चे को अभी रिकॉर्ड करो, तो वो भी मजबूर होंगे फिर पेबल बनाने पे। ऐसा तो नहीं हो सकता वो फिर कैश पे कर दें, वो मजबूर होंगे पेबल बनाने पे। तो जब भी टैक्स वाले हमारे टाइम पे खर्चा रिकॉर्ड करें तो याद रखिएगा दे विल बी कंपेल्ड के वो दूसरी तरफ इसको क्या माने। जब टैक्स वाले अपने मुंह से बोल रहे हैं, मैं टैक्स वालों को सैलरी का अकाउंट नहीं खोल रहा, टैक्स वाले अपने मुंह से बोल रहे हैं खर्चा है ये, तो अभी तो पे नहीं हुआ, तो वो भी मजबूर होंगे इसको क्या मानने पे? पेबल मानने पे। तो इसलिए हमने पेबल बराबर ले लिया था। तो यही क्वालिटी हुआ करेगी सवाल की कि जब टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या आ जाया करेगी? बराबर आ जाया करेगी। तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में थोड़ा सा शो करना है जरा चीजों को, करंट टैक्स में तो शो भी नहीं करना हमने, क्योंकि टैक्स और अकाउंटिंग वाले एक ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेटर की कैरिंग अमाउंट कितने मिलियन है? बस आगे ना पढ़े। डेटर की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 50। तो सेल ज्यादा हुई होगी या कैश ज्यादा आया होगा? सेल ज्यादा हुई होगी, तो इसलिए सेल यहां लिख ली 50। अब हम अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट तक आते आते कितनी सेल डाल चुके हैं? 50 की। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? द रेवेन्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स एज वेल। ये कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट में भी रेवेन्यू भी इंक्लूड हो चुका है। तो टैक्स वालों के प्रॉफिट में भी 50 शामिल हो चुका, अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट में भी 50 शामिल हो चुका। तो क्या करें? कुछ भी ना करें। अब अगर टैक्स वाले इसको प्रॉफिट्स में डालने को कह रहे हैं तो अभी तो पैसे नहीं आए, इसीलिए तो इन्हें डेटर कहते हैं। तो अभी तो पैसे नहीं आए, तो इसलिए टैक्स वाले भी मजबूरन इसको क्या मानेंगे? रिसीवेबल। एक बात याद रखिएगा, जब भी ये डिसाइड हो जाए टैक्स वाले और हम एक अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस निकालना है या इनको बराबर लेना है? इनको क्या लेना है? बराबर। अब बता दें कि क्लियर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 0 है ना जी। नहीं, रिलेटेड रेवेन्यू पहले तो बता दें। अगर 50 रुपए के डेटर आ रहे हैं तो हमने सेल कितनी रिकॉर्ड कर ली हुई है? 50 की, इसलिए तो डेटर आ रहे होंगे। 50 के डेटर आ रहे हैं तो हम अकाउंटिंग वालों ने सेल रिकॉर्ड कर दी 50 की। अब टैक्स वालों से पूछा यार तुम लोगों ने क्या करना है, जब पैसे आएंगे तब इनकम में डालोगे? वो कहते हैं नहीं, द रिलेटेड रेवेन्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स। इसको टैक्सेबल प्रॉफिट में भी डाल दो साथ ही। तो फिर उन्होंने भी साथ ही टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डाल दिया, हम भी प्रॉफिट्स में डाल चुके हैं, इसलिए करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा मोहतरम, ये आगे मारे जाऊं, आप भी आगे आ जाए मोहतरम, इस रो में आ जाओ, खाली है ये रो। अच्छा यार, ये 2 एडजस्टमेंट छोड़ी तो थी, लेकिन ये तो आसान थी और छुड़वानी बनती नहीं थी, क्योंकि ये तो मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट्स हैं। और डिविडेंड्स हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 23 मिलियन। डिविडेंड्स की कैरिंग अमाउंट 23 मिलियन है। डिविडेंड क्या है? रिसीवेबल है। द डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल का क्या मतलब होता है?
कब टैक्स लगेगा? जब आएंगे, जब कमाएंगे, या कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड फाइन पेएबल, द फाइन्स आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। तो क्या मतलब है? ये डिडक्शन नॉट अलाउड है। तो डिविडेंड क्या है जी? एग्जेम्प्ट इनकम। और फाइन वगैरह डिडक्शन नॉट अलाउड। तो इनका बता दें जी। वैसे तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंट में आपके सामने जरा बना रहा हूं। डिविडेंड रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 23 मिलियन। अच्छा, सारी चीजें छोड़ें, डिविडेंड एक्सपेंस है, इनकम है? डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम होने के साथ साथ रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? अब जरा जहन में लाएं, इनकम्स अकाउंट जो कल बनाने सिखाए थे, कल आपको दो अकाउंट बनाने सिखाए थे, इनकम्स का अकाउंट और एक्सपेंस का अकाउंट। तो डिविडेंड इनकम। अब आप जरा मुझे बता दें, रिसीवेबल है तो ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल जी? नहीं, हमें मिल रहे हैं, हमें मिल रहे डिविडेंड, हमने डिविडेंड दे रहे। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी, फ्रॉम अ सब्सिडरी, हमारी कोई कंपनी है जिससे हमें डिविडेंड मिलेगा, हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 23, हमने किसी के शेयर खरीदे हैं, वहां से डिविडेंड मिलना है। क्लोजिंग रिसीवेबल। अच्छा यार, अकाउंट पूरा करने का तरीका पता क्या होता है? अकाउंट पूरा करना होता है ना, उसमें P&L या कैश लाना होता है, ठीक है? और तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, क्लोजिंग रिसीवेबल के बारे में सोच लो, ये रिसीवेबल रिसीव कब होगा? तो इस साल कहां चला जाएगा? P&L में। आप बता दें, हम अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाल लिया है, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? द डिविडेंड्स आर, हम तो डाल चुके हैं P&L में, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? हम तो डाल चुके हैं P&L में, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? हम तो डाल चुके हैं P&L में, और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? डिविडेंड्स आर। अब क्या कर दें फिर? वही जो मशहूर जमाना ट्रीटमेंट है, कोई नई बात नहीं है, परमानेंट डिफरेंस है। चलो रेड मार्कर से नोट कर लेते हैं, लेस डिविडेंड एग्जाम्प्ट जी, कितना? 20। हम इनकम में डाल चुके हैं, वो कह रहे हैं नेवर टैक्सेबल, तो इसलिए इनकम में से निकाल दें, नेवर टैक्सेबल। वर्किंग 10, करंट लायबिलिटीज में फाइन पड़ा हुआ है 29 मिलियन का। यार आगे ना पढ़ा करें, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं छोड़ें, पहले ये लाइन पढ़ के ना टी अकाउंट बना लिया करें। करंट लायबिलिटीज में फाइन पेबल पड़ा हुआ है 29 का। अच्छा मुझे ये बताएं कि फाइन एक्सपेंस है, इनकम है? एक्सपेंस जैसा अकाउंट बनाए, इनकम जैसा? अगला सवाल, फाइन पेबल है, प्रीपेड है? पेबल है। तो फाइन एक्सपेंस ओपन करके, इधर ओपनिंग पेबल्स आएंगे, इधर क्लोजिंग पेबल। क्लोजिंग पेबल बोले 29। अच्छा, अब एक फड्डा होता है कि इस अकाउंट में P&L आना है या कैश आना है, उसके लिए आपको एक तरीका आज मैंने बताया है। क्या तरीका बताया है? ये पेबल के बारे में सोच लें, पेबल अगले साल, तो फिर खर्चे में कब जाएगा? इस साल। हर अकाउंट के बारे में इस तरह सोच लिया करें। इधर देखें, प्रीपेड अगले साल खर्चे में जाएगा, इस साल क्या हो गया है? पे हो गया, इसलिए तो इसको प्रीपेड कहते हैं कि पहले ही पे हो गया। तो क्लोजिंग पे उंगली रख के सोच लिया कि P&L की फिगर आनी है या कैश की फिगर आनी है। तो बोलें पेएबल अगले साल, तो इस साल किस में जाएगा? खर्चे में जाएगा। अच्छा मोहतरम, अब मेरा सवाल आपसे ये है हम अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट तक आते आते इस 29 को माइनस कर चुके हैं जी, माइनस कर चुके हैं। ये P&L में, यही तो मतलब ये हम अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल चुके हैं। फाइन्स आर नॉट डिडक्टेबल, टैक्स वाले कहते हैं खर्चे में डालो ही ना, हम अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल चुके हैं। टैक्स वाले कहते हैं खर्चे में हम अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल चुके हैं, टैक्स वाले क्या कहते हैं? खर्चे में डालो ही ना। तो क्या कर दें? ऐड कर। वैसे अगले साल ना खर्चे में डालने जब पे हो, नहीं 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 नहीं, कहते हैं कभी भी खर्चे में ना डालो, कभी भी खर्चे में ना डालो, कभी भी खर्चे में नहीं डालना। फाइन डिडक्शन नॉट अलाउड जी, बोले 29। हम अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट तक पहुंचते हुए खर्चे में डाल चुके हैं, तो टैक्स वाले कह रहे हैं कभी भी खर्चे में ना डालो, इसको ऐड कर। अच्छा भाई, अब आपकी बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब से क्लासें शुरू हुई हैं तब से लेके आज तक एक दफा भी समोसा, सॉरी, जब से क्लासें शुरू हुई हैं तब से लेके आज तक एक दफा भी फाइन पेबल यहां शो नहीं किया। शायद आप एग्री करें मेरी बात से। जब से क्लासें शुरू हुई हैं तब से लेके आज तक कभी भी फाइन पेबल यहां शो नहीं किया,
और फाइन पेएबल की डिस्कशन हमने कभी नहीं की, और एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल की डिस्कशन भी हमने कभी नहीं की। उसकी रीजन सुनने क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि सवालों में ये नहीं लिखा होता था कि फाइन पेएबल है, बल्कि फाइन पेड होता था। और सवालों में ये नहीं लिखा होता था एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल है, बल्कि एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव हो जाती थी। जैसे कल पास पेपर का सवाल किया था, अगर आप सवाल निकालें पास पेपर का, मैं नोट्स में नहीं खोल रहा, होमवर्क में जो किया आपने 320 328 320, तो पेज 320 पे देखें क्या आ रहा है। पेज 320 पे पॉइंट नंबर 5 है, ऑन यकम जून एन अमाउंट ऑफ 1 मिलियन वाज पेड एज पेनल्टी। पेज 320 पे पॉइंट 5 में देखें, ऑन यकम जून 1 मिलियन वाज, तो ये पे हो जाता था। तो इसलिए पेएबल के एतबार से डिस्कशन नहीं है कि बैलेंस शीट में आना भी है या नहीं आना। और इधर एग्जेम्प्ट इनकम कोई नहीं है इस सवाल में। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऊपर लिखा हुआ सफे के टॉप पे देखें, डब्बे में आखिरी लाइन, कैपिटल गेन इनकम इज, आगे कोई लिखा हुआ है रिसीवेबल है, तो फिर रिसीव हो गई है बस, कैपिटल गेन इनकम माफ थी, रिसीव हो गई होगी। क्लियर? तो मोहतरम लेट आने वाले भाई, आज तक हम कभी भी फाइन पेएबल को और एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल को डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के एतबार से इसलिए डिस्कस नहीं करते थे कि वो पेएबल नहीं होती थी। लेकिन आज क्या है? आज डिविडेंड रिसीवेबल है और फाइन। तो आज जिंदगी में पहली दफा यहां भी जरा परमानेंट डिफरेंसेस की डिस्कशन कर लेते हैं। जी बोलें। डिविडेंड, अच्छा वैसे अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितना आ रहा है ये तो बता दें। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट तो ये होती है ना, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितना आ रहा है? और ये 23 लिखने पे आपको मार्क्स मिल गए, आधे मार्क्स कैरिंग अमाउंट के जो मार्क्स उसने रखे होंगे। और इधर फाइन पेएबल कितना जी? 29। अच्छा थोड़ा सा पहले आप सोचें कि टैक्स वालों की नजर में तो फाइन पेएबल शेबल नाम की चीज कोई एग्जिस्ट करनी चाहिए। टैक्स वालों की नजर में फाइन पेएबल डाउन टू अर्थ तो नहीं, अच्छा जी, तो फाइन पेएबल, जरा टैक्स वालों की नजर में फाइन पेएबल शेबल को एग्जिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, टैक्स वालों की नजर में फाइन पेएबल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए? क्योंकि वो फाइन को फाइन खर्चा नहीं मानते, तो फिर उसके पेएबल को पेएबल कहां से मानेंगे? क्लियर? तो जो जहन और थॉट और सोच जा रही है ना, वो इस तरफ जा रही है कि ना उन्होंने फाइन अभी माइनस करने दिया है, ना पे करने पे माइनस करने देंगे, ना जिंदगी में कभी माइनस करने देंगे। तो ऐसे ही टैक्स वालों की नजर में किताबों में अगर फाइन पेएबल नजर आता रहे तो अजीब सी चीज लगेगा, फाइन पेएबल, और उस पेएबल को फिर पे भी करना पड़ेगा, और वो टैक्स वाले कहेंगे यार पे करने पे भी हमने आपको कोई फायदा नहीं देना। अभी जब आपने इस साल तो आपने जो है वो कोई इशारा तोड़ा है, तो इस साल तो आपको खर्चा बुक करना चाहिए फाइन पेएबल, लेकिन जब अगले साल आप फाइन पे कर दोगे तो भी माइनस नहीं करने देंगे। इस साल जब इशारा तोड़ा है और फाइन एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट एंट्री की है तब भी कुछ नहीं आपको करने देंगे, और अगले साल जब पेएबल पे हो जाएगा तब भी आपको। तो बताएं फाइन पेएबल टैक्स वालों की नजर में क्या पेएबल कभी पे होगा तो कोई फायदा शायदा होगा? हमें खर्चा वगैरह माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर जनरल डिस्कशन की जाए ना तो इसकी टैक्स बेस बनती है 0, इसकी टैक्स बेस बनती है 0। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आज की होने लगी है, अगर आप इसकी फाइन पेएबल की टैक्स बेस 0 बना देंगे तो नुकसान ये होगा कि डिफरेंस के कॉलम में डिफरेंस आ जाएगा। कई दफा होता है एक काम करना शुरू करते हैं ना तो दूसरा काम बिगड़ जाता है, और दूसरा काम संभालने लगते हैं तो पहला काम बिगड़ जाता है, वो बंदा दही बन जाता है, दिमाग की दही बन जाती है, इधर जाए उधर जाए। ठीक है, तो वो बारिश आती है ना कई दफा घर में, वो रोशनदान से भी पानी आने लग जाता है, इधर से नीचे से भी पानी लगा, वाइपर वो यार आज तो घर में पानी आने देते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। अच्छा तो अब एक फड्डा रिजॉल्व किया कि फाइन पेएबल की टैक्स बेस 0 कर दी, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में फाइन कुछ है ही नहीं, तो इसलिए फारिग करो फाइन को। जब ये 0 की तो डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस में डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है अलग बात है, लव सम डिफरेंस में डालते होते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। अल्लाह अकबर, इधर टी डालें या डी डालें वो अलग बात है, टी डालने या डी डालने ये मेरी बहस नहीं है, टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, लेकिन उसके आगे वाले दो लफ्ज क्या होंगे? टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये तो टेम्परेरी डिफरेंस है ही नहीं, तो ये क्या है? परमानेंट डिफरेंस है। और अगर हमने इसको 0 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? टेम्परेरी डिफरेंस के कॉलम में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर स्टॉप का साइन लगा, इस तरह होता है स्टॉप का साइन, स्टॉप का साइन लगा, और स्टॉप के साइन ने कहा खुदा के लिए रोको टेम्परेरी डिफरेंस को, खुदा के लिए टेम्परेरी डिफरेंस रिकॉर्ड करने से रोको।
टेम्परेरी डिफरेंस रिकॉर्ड करने से रोको। अगर यहां टेम्परेरी डिफरेंस रिकॉर्ड हो गया तो तुम साथ इसके ये ना लिख दो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, यानी जब पे होगा तो डिडक्ट हो जाएगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो स्टॉप के साइन ने कहा कि यहां टेम्परेरी डिफरेंस खुदा के लिए ना आने देना। तो यार मजबूरन एक असम्पशन हमें लेनी पड़ेगी, हकीकत ये नहीं है, इसको फिर 29 लेना पड़ेगा। मेरे पास मजबूरी है, मजबूरी में आप इसको टैक्स बेस को बराबर लेंगे और कोई हल नहीं है इसका, वरना टेम्परेरी डिफरेंस आ जाना है। अगर आपने टैक्स बेस 0 ली और लॉजिक पे चले तो टेम्परेरी डिफरेंस आ जाना है, लेकिन टेम्परेरी डिफरेंस को हमने क्या करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए मजबूरन इसको क्या ले लेंगे, 29। सब्र करें, एक लाइन पढ़ा लेने दें, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। ये आपके साथ वाले की किताब में ना एक पेज है 742 है, देखें चेक करें, पेज 742 है साथ वाले की किताब में। ये ना यार कल हमने ना बातें की थी, देखें इधर, कल हमने बात की थी सब्र की, शुक्र की। आज हम अजीब सी बात करने लगे हैं, कल सब्र और शुक्र की बात की थी, आज हम अजीब सी बात करने लगे हैं। इन केस ऑफ परमानेंट डिफरेंस, एग्जेम्प्ट इनकम आगे लिखें रिसीवेबल, एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल। हुण पूछ रहे पेज केड़ा है, अरे यार की बंदे हैं यहाँ, पेज 742, पहले चिल मार के बैठे थे। अच्छा हुण 742 एग्जेम्प्ट इनकम के साथ लिखें रिसीवेबल और डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल। इन बोले in deferred tax working carrying amount will and tax base will be zabardasti assumed to be equal to reason we do not want the creation of, हम टेम्परेरी डिफरेंस नहीं क्रिएट होने देना चाहते। और अगर खुदा ना खास्ता टैक्स बेस 0 ले ली इनकी तो टेम्परेरी डिफरेंस फुड़क के बाहर आएगा परिंदे की तरह, तो वो उसको संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। घर में परिंदा आ गया तो फिर अम्मी कहती है निकालो, दिल चाहते हैं ना निकालो। तो नहीं, परमानेंट डिफरेंस लफ्ज यहाँ नहीं होता, परमानेंट डिफरेंस नाम का कोई लफ्ज नहीं लिखना यहाँ पे। एक भाई ये मशवरा दे रहे हैं इसको आने दें, यहाँ 29 साथ लिखते हैं परमानेंट डिफरेंस। नहीं ऐसे नहीं है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, आप इसको अज्यूम कर लो कि ये टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट क्या है, बराबर है। सिमिलरली आगे चलें, डिविडेंड रिसीवेबल किताबों में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब डिविडेंड रिसीवेबल किताबों में एग्जिस्ट नहीं करता टैक्स वालों की नजर में, तो डिविडेंड रिसीवेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और मसला आ जाएगा, वो मसला क्या आ जाएगा कि अगर मैंने कहा डिविडेंड रिसीवेबल टैक्स वालों की नजर में है ही नहीं क्योंकि माफ है डिविडेंड, तो फिर अगेन यहां पे क्या आ जाएगा, तो टेम्परेरी डिफरेंस को आने से स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने का तरीका क्या है, तो टैक्स बेस को क्या ले लो, बराबर ले लो। तो ऐसे ही ना आखिरी दो एडजस्टमेंट्स को स्टार लगा के एक दफा इधर भी लिख लें ताकि बात पक्की हो जाए। आखिरी दो एडजस्टमेंट्स को ना ऐसे डब्बे में लें, देखें इधर, और ऐसे स्टार लगाएं। दीज बोथ आर परमानेंट डिफरेंसेस, किताब पे लिख लें, किताब पे स्टार लगा के इन दोनों को। दीज बोथ आर परमानेंट डिफरेंसेस, so we will take their carrying amount and tax base equal. These both are permanent differences, so we will take their carrying amount and tax base equal. So that we will take their carrying amount and tax base equal, so that the difference column show rupees 0. So that the difference column show rupees 0. चलिए याद करिएगा, कल ये बात दोबारा रिवाइज कराऊंगा। तो इट्स ओवर नाउ, यहाँ तक हमारी बातें सारी मुकम्मल हो गई। और जी हाँ परमानेंट डिफरेंस है, ओके। अच्छा जी इधर देखें, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट करंट टैक्स एंड फॉर द ईयर या एज ऑन, फॉर द ईयर और एज ऑन में आज आपको मैं फर्क जरा बता देता हूँ। अभी फर्क बताता हूँ, फॉर द ईयर और एज ऑन में क्या फर्क होता है। अच्छा चलें, बहरहाल अभी इधर आए, अटेंटिव रहिएगा। पहले ये जरा पूरी करा दें काम, फिर अगला काम मैं करता हूँ। ये जरा पूरा करा दें। 290
8 देना ब्लैक मार्कर जी। टैक्स बता दें एट द रेट ऑफ 89.4। अच्छा ये अब कितना 8 थी ओके 8 थी को मल्टीप्लाई करें 2 पॉइंट DTL। अच्छा अब इधर आए डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस। डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस देखा ही नहीं इधर आप लोगों ने। डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस तो डेफर्ड टैक्स का टी बनाना पड़ेगा। वर्किंग नंबर 11 यकम जनवरी 2000 यकम जनवरी 2000 नहीं यकम जनवरी 17 यकम जनवरी 18 है यकम जनवरी 18 और 31/12/18 कैरी डाउन 2 पॉइंट असल में ना ये 2.4 एज ऑन होता है ये वाला 2.4 यहां से DTE निकलता है एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो एक्सपेंस फॉर द ईयर बताएं वो भी इत्तेफाकन 2.4 ही आ गया जी। भाई उल्टी तो नहीं सीधी सीधी कैसे CT डेबिट CTP क्रेडिट ये भी खर्चा है और DTE डेबिट DTL क्रेडिट ये भी खर्चा है दोनों खर्चे होंगे। अब सवाल की अगर रिक्वायरमेंट आप पूछें तो सवाल की रिक्वायरमेंट आप असल में ये सारी वर्किंग्स में आप डाल सकते हैं चीजें और सवाल की रिक्वायरमेंट में अगर यहीं सॉल्व कर दूं तो करंट टैक्स एक्सपेंस इज रुपीज बोले 89 पॉइंट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इज रुपीज 2.4 और ये रिकॉर्डिंग है रिवर्सल है रिकॉर्डिंग है यानी GTE डेबिट हो रहा है या GTE क्रेडिट हो रहा है GTE डेबिट हो रहा है तो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस है इज रुपीज 2.4। ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। नोट बनाने तो ऐसे ही 1-2 मिनट में बना लें लेकिन कुछ खास चाहिए नहीं। बताएं जी नोट CTE कितना है 89 पॉइंट DTE की जनरल एंट्री बताएं DTE डेबिट मींस नेगेटिव साइन खर्चा है कितना 2.4 कितना हो गया 91.8 और आगे चलें रिकॉन्सिलिएशन प्रॉफिट रेट कितना आ गया। अब मोहतरम दो चीजें हैं परमानेंट डिफरेंस याद आ रहा है दो चीजें परमानेंट डिफरेंस हैं। डिविडेंड कितना है इंटू 30% इसको करंट टैक्स में लेस किया है तो यहां भी और क्या है फाइन जी इसे करंट टैक्स में ऐड किया है तो यहां भी 91.8। तो भाई वो जो आप सवाल पूछ रहे थे यहाँ नेगेटिव 91.8 आ रहा है या 91 क्या मैच ना करे अगर पेपर में तो छोड़ दें कोई मसला नहीं अगले सवाल की तरफ मूव करें वो कोई 1-2 गलती होगी वो अपने मार्क्स लूज कर देंगे वहां पे बस आप कर लो शायद उसको पता चल जाए इस तरह कि आपने क्या करने की कोशिश की है फिर वो सोचेगा इस बच्चे को मार्केट में CA की लॉन्च करें या ना करें। ओके एथिक्स का चैप्टर फिर कहेगा पढ़ो जरा। आलू वाला होता है ना समोसा मजे का होता है लाल वाली चटनी के साथ। ओके अच्छा जी काजी साहब आप इन बातों को छोड़ें और यार वैसे ये पूरे टॉपिक में यहाँ आके थोड़ा सोचना पड़ा था कल और आज एक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स में। अच्छा अब आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर होने लगी है। पास पेपर का क्वेश्चन 2 एक दफा हमने क्लास में किया था तो
आपको एक चीज का शायद आइडिया हो कि हम हमेशा जो है ना, हमेशा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को बैलेंसिंग निकालते हैं यहां पे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, एक दो बातें आपने सुननी है जो बड़ा अटेंटिवली सुननी पड़ेंगी। ये अकाउंट होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट। अच्छा, इसमें ना कभी डीटी आपको पता है इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। फर्ज करें लायबिलिटी अकाउंट है, फर्ज करें लायबिलिटी अकाउंट है, अगर डीटी इधर आए बैलेंसिंग, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहा है? वो जरा सोच के बात करते हैं। एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर इधर कभी भी आ जाए तो ये रिकॉर्डिंग की साइड है, चाहे एसेट है फिर भी, चाहे एसेट है फिर भी, चाहे लायबिलिटी अकाउंट है फिर भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। डीटीई डेबिट होना है ना, ये वाला अकाउंट क्रेडिट होना है। और अगर कभी डीटी इधर आता था तो बताएं डीटीएल डेबिट, डीटीई क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट। खुशी की बात है, उल्टी हो गई, एक्सपेंस उल्ट हो गया, ये खुशी की बात है, एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये खर्चा लगाने की साइड है या उल्टाने की साइड है? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों जगह ही बैलेंसिंग आएगा, या इधर बैलेंसिंग आया करेगा या, लेकिन आज ये जरा लिख लें कि ये खर्चा रिकॉर्ड करने की साइड है और ये खर्चा उल्टाने की साइड है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि टैक्स वाले जो है वो कैसे सिस्टम मूव ऑन करते हैं। हाँ, वो बात कल हमने चेंज कर दिया। हाँ, तो अगर पेनल्टीज और ये जो चीज़ें एग्जैक्ट इनकम में आती हैं या डिडक्शन नॉट अलाउड में आते हैं, अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख दें कि टैक्स वाले इनमें कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग फिर तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा मोहतरमा, आज ये काम मैं आपके सामने करने लगा हूं, लेकिन काम के दरमियान आपको पता है बड़े कहते हैं डिस्टर्ब ना किया करो। तो जब काम करके फारिग हो जाएंगे ना, तो फिर आपको उस काम का मकसद पता चलेगा कि वो काम मैंने किया क्यों है। पास पेपर का क्वेश्चन 2 निकालें, पेज नंबर 317। अच्छा, ये जो पास पेपर का क्वेश्चन 2 है, इसका क्वेश्चन आपने खोल के रख लिया। शायद आपको याद हो अकाउंटिंग और टैक्स WDV दी हुई थी, फिर बैड डेट एक्सपेंस और शुरू के दिन थे। तो इस सवाल के अब मैं सॉल्यूशन में आने लगा हूं। सॉल्यूशन में, और पेज 328 पे, पेज 328। भाई बात आसान सी है, लेकिन अटेंशन लूज किए बगैर आपने समझनी है। मोहतरम, आपको याद हो कि ना याद हो, मेरे ख्याल से आधे बच्चों को याद होगा, इसमें कैरिंग अमाउंट आई थी 95 और टैक्स बेस आई थी 90, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12 था। बाकी ये पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ें, हम इधर इस तरह नहीं लिखते होते, बेशक आप लिख लें, हम इधर टीटीडी लिखते होते हैं और इधर डीटीडी लिखते होते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूजिंग हो जाता है, डीटीडी। अच्छा मोहतरम, ये आपको एक चीज पता है जो आज से पहले हम करते रहे हैं, हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते थे एज ऑन वाली, और ये नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ें, ये असल में 2.45 DTD था, तो ये DTD के ऊपर जो है वो डेफर्ड टैक्स एसेट बना था, डेफर्ड टैक्स एसेट। आपको याद होगा ये डेफर्ड टैक्स एसेट हम कैरेट डाउन बना देते थे यहां पे, और इसको निकालते थे DTE को हम बैलेंसिंग। DTE को क्या निकालते थे? बैलेंसिंग। आज आपको एक चीज बताई जाने लगी है, इस DTE को बैलेंसिंग निकालने की बजाय एक शॉर्टकट तरीके से निकाला जा सकता है। अगर वो शॉर्टकट तरीका लगा लें तो ये डेफर्ड टैक्स की जो वर्किंग है ये अवॉइड हो सकती है, लेकिन पेपर में करना ऐसा नहीं, कब करना है वो मैं बता दूंगा। ये जो डेफर्ड टैक्स की लंबी चौड़ी वर्किंग हम करते हैं ना, ये अवॉइड हो सकती है। यानी कि इधर देखिएगा, ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग अवॉइड हो सकती है। हम ये वाला 2.4 इधर लिखते हैं और ये DTE क्या निकालते हैं। इस सारी वर्किंग की बजाय आप करंट टैक्स की वर्किंग से भी चीजों को हासिल कर सकते हैं, करंट टैक्स की वर्किंग से भी चीजों को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको
कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, आपने 4 कॉलम बनाने हैं और 4 कॉलम आप बनाएंगे जिस तरह 4 कॉलम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में बनाते थे, तो 4 कॉलम बना के आपका रिजल्ट अचीव हो जाएगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2, इसके अंदर मैं अभी साल की बात करने लगा हूं 2010, देखते रहिएगा, अभी नोट नहीं करना। 4 कॉलम क्या बनेंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्या जी? अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट। ये मैं भाई ये अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये टैक्सेबल प्रॉफिट, और अगला कॉलम उसी तरह डिफरेंस का, और अगला कॉलम उसी तरह टैक्स का। क्लियर? अच्छा, मैं इस वक्त पेज 328 पे हूं, पेज 328 पे हूं, और आपने मुझे बताना है 2010 के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं? 45। हाईलाइट कर लें, ये टिक कर लें। 2010 के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं? 45। 2010 के टैक्सेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 30 पॉइंट। मैं टैक्स नहीं पूछ रहा, मैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स पूछ रहा हूं। टैक्सेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 30.75। इन दोनों को उठा लेते हैं, इन दोनों को उठा लेते हैं। ये पेज कौन सा है? 328। बताएं अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट 45। आपको पता है हम कर क्या रहे हैं? हम करंट टैक्स की वर्किंग से डेफर्ड टैक्स निकालने की कोशिश करने लगे हैं। टैक्स वालों का प्रॉफिट 30.75, डिफरेंस 9.25, डिफरेंस क्या आ गया? 9 पॉइंट, टैक्स रेट 14.25, पता नहीं क्या कर रहे थे। 14 पॉइंट, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, टैक्स एट द रेट ऑफ 30। आप 14.25 पे डरते डरते 35% लगा दें। 4 पॉइंट, इधर आओ मेरे साथ, 4.99 आ गया जवाब। इसको चलो मैं खुद ही छुपा लेता हूं, ठीक है? 4.99। वैसे तो हम ये क्या निकालते थे? बैलेंसिंग। लेकिन अभी हमने क्या पकड़ा? हमने यार एक मिनट में क्लास बोलने लगा हूं। पहले तो हम GTA निकालते थे बड़ी मेहनत करके, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। पहले हम GTA निकालते थे और GTE बैलेंसिंग आता था। पहले हम क्या निकालते थे? GTA या GTL निकालते थे और GTE बैलेंसिंग आता था। आज हमने क्या कहा? हमने कहा इस वर्किंग को अवॉइड करो, डायरेक्ट क्या निकालो? GTE। अच्छा, ये ना फॉर द ईयर होता है, ये उंगली देखिएगा, ये फॉर द ईयर होता है, ये एज ऑन होता है। तो ये एज ऑन के डेटा से निकलता है और ये फॉर द ईयर के डेटा से निकलता है। फॉर द ईयर अकाउंटिंग वालों में और टैक्स वालों में कितना इख्तलाफ है? फॉर द ईयर अकाउंटिंग वालों में और टैक्स वालों में कितना इख्तलाफ है? अब क्या जवाब आ गया? 4 पॉइंट। एक मसला थोड़ा सा रह गया है, उसके लिए आप लोगों ने बूथे ऊपर रखने हैं। वो मसला ये है कि 4.99 रिकॉर्डिंग वाली साइड पे जाना है या रिवर्सल वाली साइड पे जाना है। समझिएगा बात को मैं क्या कर रहा हूं। ये 4.99 तो आ गया है, ये 4.99 इधर आना है या इधर आना है, यहां से भी तो पता चलना चाहिए ना। ओके, अब आप मुझे बता दें, मुझे होमवर्क मिला था 45 सवाल, मैंने किए कितने? 30। यही बातें हुई थी ना शुरू वाली क्लास में, पहली क्लास में ये बातें हुई थी। मुझे होमवर्क कितने मिले? 45 सवाल, और मैंने किए कितने? 30। अब आप मुझे बता दें, क्या मैं और सवाल करने के लिए लायबल फील करूं? तो बताएं मैं क्या बनाऊं? लायबिलिटी बनाऊं। तो लायबिलिटी बढ़ाऊंगा तो खर्चा डेबिट होगा। ये जनरल एंट्री लिख लिया करें साथ। लायबिलिटी बढ़ाऊंगा तो खर्चा, पहले बता दें लायबिलिटी बनानी है या एसेट बनाने? लायबिलिटी बनानी है। वैसे रटा नहीं मानना कि ये ग्रेटर का साइन है तो DTL आया करेगा, रटा भी चल सकता है, लेकिन बहरहाल नहीं। मुझे मिले कितने सवाल? 45। मैंने किए कितने फिलहाल? 30। या मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? टैक्स किस पे दिया? बाकी पे फिर कभी टैक्स देना पड़ेगा, बाकी पे फिर कभी टैक्स देना पड़ेगा। तो अपने आप को क्या फील करूं? लायबल फील करूं। तो लायबिलिटी क्रेडिट, तो खर्चा डेबिट। अब भाई
इधर ये ना देखे गएगा इधर कोई इधर एसेट्स पड़े हुए हैं ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन, और ब्रॉड डाउन कैरी डाउन एसेट पड़े हुए हैं, वो कोई मसला नहीं, छोड़े पड़े। मुझे बता दें मैं रिकॉर्डिंग वाली साइड पे लेके जाऊं या रिवर्सल वाली साइड पे ले, आप ये काम करके आप थोड़ी सी हिम्मत करके, मुझे नहीं पता लाइबिलिटी अकाउंट है या एसेट अकाउंट है, रिकॉर्डिंग वाली साइड बता दें, TE रिकॉर्डिंग वाली साइड। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये था 4.99 डायरेक्ट हमारा निकल आया डेफर्ड टैक्स अकाउंट में, बैलेंसिंग नहीं निकला, बैलेंसिंग नहीं निकला। क्लियर? एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ के अगला सवाल आपने मेरे साथ सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पकड़ के अगला सवाल सॉल्व करना है। पहले ये नोट कर लें, यहां तक ये इतना सा ना आपके रजिस्टर पे कहीं नोट होना चाहिए, इसके ऊपर हेडिंग जरा लिख लें अपने रजिस्टर पे, शॉर्टकट ऑफ DTE ऑफ कैलकुलेटिंग DTE, सही जरा हेडिंग लिखिएगा, शॉर्टकट ऑफ कैलकुलेटिंग DTE, शॉर्टकट ऑफ कैलकुलेटिंग DTE। आज तक DTA और DTL निकालते थे, लेकिन ये शॉर्टकट्स आपने यूज नहीं करने, ये शॉर्टकट तरीका सीख लें, मैं बताऊंगा लगाना कब है, हर सवाल में ना लगाने लग जाएं। ये हथियार अपने पास रख लें, जब इस हथियार को चलाना होगा तब बताऊंगा, उससे पहले नहीं चलाना, जंग लग जाएगा। ये अच्छा मोहतरम, आपको पता है अच्छे वेले हमारे सवाल चल रहे होते हैं, दो बच्चे आके टेंशन डाल देते हैं, वो दो बच्चे आपने मुझे बताने हैं कौन से हैं। अच्छे भले हमारे सवाल चल रहे होते हैं, दो बच्चे आके हर जगह टेंशन डाली हुई है, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड, हाथ से ऐसे बच्चे चाहिए। अच्छा वाला हमारा सवाल चल रहा होता है, जहां भी कोई ना कोई फटा हो ना तो ये दो लोग फटा डाल देते हैं, कभी रिकॉन्सिलिएशन इनकी वजह से मैच नहीं होती, कभी आज कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के अंदर अजीब सी बात करनी पड़ी इनकी वजह से, तो ये जहां भी आते हैं ना कोई मैस डाल के जाते हैं, डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम। अच्छा मोहतरम, एक छोटी सी बात अब सुनिएगा आप, अगर कभी ये खुलने लगा मार्कर, वो किधर है, ये खुलने लगा मार्कर नहीं, ये है, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना आपने लेने हैं एडजस्टेड, कौन से लेने हैं एडजस्टेड। एडजस्टेड का क्या मतलब, आपने एडजस्ट करना है इनको परमानेंट डिफरेंस से, किससे एडजस्ट करना है परमानेंट, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट में अगर डिडक्शन नॉट अलाउड है तो आपने क्या कर देनी है ऐड, वही जो बचपन से सीखे हैं करंट टैक्स में क्या करते थे, और एग्जेम्प्ट इनकम करंट टैक्स की वर्किंग में क्या कर देनी है। ये असल में मैंने लिखना था यहां पे, इधर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे 2010 के साल में कोई परमानेंट डिफरेंस है ही नहीं, 2010 के साल में कोई परमानेंट डिफरेंस है ही नहीं। अब मैं पेज 329 पे जाऊंगा, यार देखते हैं ऊपर, अब मैं पेज 320, ये नोट कर लिया ना, ये इसको दोबारा नोट ना करें, अगले साल के लिए नोट कर लेते हैं। अब मैं पेज 329 पे जाऊंगा और साल कौन सा करूंगा 2000, और सवाल कौन सा रखूंगा स्टिल पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, और मुझे बता दें कि मैं कौन सी वर्किंग खोलूंगा जरा, ओह पेज तो यही रहेगा मेरे ख्याल से, बल्कि 328 और 329 दोनों यूज होंगे इंशाल्लाह। अच्छा 2011 की वर्किंग करनी है, मैं कौन सी वर्किंग खोलूं, डेफर्ड की या करंट से गुजारा चलाने की कोशिश करूं, करंट से गुजारा चलाने की कोशिश करें। आए जी पेज 328 पे रहें, अकाउंटिंग प्रॉफिट पेज 328 पे रहें, टैक्सेबल प्रॉफिट, गंदा बच्चा याद होगा आपको, ये पहला सवाल था क्लास में जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम आई थी, और यार नहीं है कोई फाइन, ऐसा ना करना यार, नहीं है फाइन, कोई फाइन नहीं है कोई, सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम है, कितनी 6। इस सवाल में गंदा बच्चा था 2010 में, लेकिन 2011 में सवाल में गंदा बच्चा है। आप बता दें अकाउंटिंग प्रॉफिट्स उठाने हैं, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट के बाद, तो 60 + 6 कितना उठाऊं मैं 66, जो माइनस 60 - 6 कितना उठाऊं 54, जो काम यहां किया ऐड लेस वही काम वहां भी करना है। चलें जी पकड़ें 60 को पकड़ लें, व्हाट इज 60, अकाउंटिंग +0, डिडक्शन नॉट अलाउड है ही नहीं ना सवाल में, +0 माइनस एग्जेम्प्ट इनकम कितनी 6, क्या जवाब आ गया 50। ये किनके वाला प्रॉफिट हो गया, सेटलमेंट करके, सेटलमेंट करके टैक्सेबल प्रॉफिट 58.5, इसको एज इट इज उठाया करना है, इसमें कोई मसला नहीं हुआ करेगा। दिल धक 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 कर रहा है, पता नहीं क्या बनना है, डिफरेंस निकालें यार, देखी जाएगी 1.58 क्लियर, 1.575 आ रहा है या 1.58 आ रहा है, राउंड करके 1.58 आपने बोला है, क्लियर।
अब डरते करते अगले पेज पे जाएं और अगले पेज पे डेफर्ड टैक्स का अकाउंट खोलें और डेफर्ड टैक्स का अकाउंट खोलकर चाचा इधर 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 चाचा इधर 1.5 वैसे तो हमने पहले से ही निकाला था क्योंकि मेहनत करके पहले ये निकाला था 4.03 4.03 कहाँ निकाला हुआ मेहनत करके ये 4.03 बड़ी मेहनत करके निकाला था कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 4.03 मेहनत करके निकाला था और इसको क्या निकाल लिया था बैलेंसिंग अभी 1.58 डायरेक्ट शॉर्टकट के जरिए निकलाया। अच्छा अब अगेन वही मसला कि डेफर्ड टैक्स अकाउंट मुझे नहीं पता लायबिलिटी है या एसेट है उससे फर्क नहीं पड़ता एक साइड है रिकॉर्डिंग की एक साइड है उसके लिए आपने थोड़ा सा मेरे साथ साथ सोचना है। 54 सवाल मिले थे लेवल चेक करें आप 58 करके सोए हैं या हद है लेवल है 54 सवाल मिले थे कितनी 8 करके सोए कितने करके सोए 58 करके सोए तो लाइबल फील करेंगे रात को सोते हुए या एंटाइटल्ड फील करेंगे लाइबिलिटी बुक करें या एसेट बुक करें लाइबिलिटी बुक करें या एसेट बुक करें एसेट बुक करें हाँ वो एसेट बुक करें एसेट डेबिट करें एसेट बुक करें एसेट बुक कर लिया तो एसेट डेबिट तो एसेट अगर बुक करना है एसेट डेबिट तो खर्चा क्रेडिट। अच्छा यार एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं ये कभी एसेट होता है कभी लायबिलिटी होती है वो समझने के लिए आपको मैंने इधर जो है वो एसेट बनाया है लेकिन खर्चा क्रेडिट होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों खर्चा क्रेडिट किया मैंने क्योंकि मैंने एसेट बनाया है एसेट डेबिट खर्चा क्रेडिट। आप बता दें जी इसके साथ क्या लिखूं रिकॉर्डिंग रिवर्सल। तो इतनी लंबी एक्सरसाइज का ना फायदा ये हुआ है कि अकाउंट जो मर्जी हो पेपर में वो फर्क नहीं पड़ता साइड आपने ना ये वाली लेनी है। अब 1.5 साइड ये वाली लेनी है दूसरी वाली साइड पे नहीं पेपर में गलती से लिखा ना साइड कौन सी वाली लेनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन एंड इट वाज एनफ। उधर ही रखो भी करेंगे वो भी नहीं किया। चलें यार आज के लिए एक आसान सा सवाल रखा हुआ है आ जाए लेक्चर नोट्स में वापस। ये हमारी डिस्कशन खत्म होगी इस डिस्कशन की रिवीजन आपने खुद नहीं करनी मैं कराया करूंगा जिस सवाल में जरूरत हुई। ये क्या था शॉर्टकट वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीटीई फॉर द ईयर शॉर्टकट वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीटीई फॉर द ईयर। कैमरा उधर कर दो हो सकता है किसी ने नोट ना किया हो। प्रॉफिट्स कौन से लेने हैं एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। एडजस्टेड फॉर व्हाट दो अजीब से बच्चे कौन से एग्जाम्प्ट इनकम और एडजस्ट भी उनको कैसे करना है फाइन को ऐड करके और एग्जाम्प्ट इनकम को लेस करके। आ जाओ भाई ओके जी पेज 744 पे आए 745 पे क्वेश्चन नंबर 11 नहीं यार 11 नहीं क्वेश्चन नंबर 17 पेज 748 क्वेश्चन नंबर 17 निहायत ही मैंने कहा एक बच्चों वाला सवाल आज कर लें इसको रिवीजन हो जाए जरा चीज़ों की। वही परचेज एन एसेट ऑन यकम जनवरी 2015 फॉर रुपीज 5000 और भाईजान उत्ते वेखो साथ वाले को थोड़ी देर पर करते रह करें। वी परचेज एन एसेट ऑन यकम जनवरी 2015 फॉर रुपीज कॉस्ट बोलें अकाउंटिंग वालों की नज़र में टैक्स वालों की नज़र में डेट ऑफ परचेज बोलें यकम जनवरी सबसे पहली दफ़ा कब डेप्रिशिएट होगा 31/12/15 पे। अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया टैक्स वालों ने अकाउंटिंग WDV टैक्स बेस 4250। अगले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया 500। टैक्स वालों ने अकाउंटिंग BV 4000 31/12/16 पे। टैक्स वालों की WDV 3500। अच्छा जी इधर देखें करंट टैक्स की वर्किंग में ये 500 और 500 उल्टाया जाएगा और 750 रिकॉर्ड होगा। ये पहले साल की कैरिंग अमाउंट है ये पहले साल की टैक्स बेस है
ये पहले दूसरे साल की कैरिंग अमाउंट है, ये दूसरे साल की। पहले साल टैक्स रेट 30%, अगले साल टैक्स रेट 32%। प्रॉफिट दोनों सालों का 1200। चलें सवाल स्टार्ट करें। करंट टैक्स की वर्किंग, ये क्या कह रहे हैं आपको साथ वाले को, ये क्या क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, नहीं सबसे पहले आपने वर्किंग 1 करनी है, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और वर्किंग 1 शुरू करनी है। बाकी फजर की नमाज जो सुबह पढ़ के आते हैं वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आता है, तो माशाल्लाह सारे अल्लाह की जिम्मेदारी में, आप परेशान नहीं होना। वर्किंग 1 से शुरू करें, और ये जो उल्टी बात भी है अगर नहीं पढ़ के आए। अच्छा जी, तो लेट स्टार्ट वर्किंग 1। लेकिन असल में ना ऐसा हो नहीं सकता कि मुसलमान नमाज छोड़ दे, तो इसलिए साथ वाले से ये कभी सवाल अजीब सी बात हो जाएगी पूछना तुमने नमाज पढ़ी है, क्योंकि मुसलमान हो और नमाज छोड़े तो इम्पॉसिबल है। करंट टैक्स जी हजरात, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000। ना कैमरा उधर ना लेके जाओ, ये किताबें आप घरों में मौजूद है इनके पास। पहला साल कौन से 2000 और दूसरा साल 16 जी। प्रॉफिट ब्लैक मार्कर भी देखना, काला शकाकू जैसा। एड अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और लेस। अंकल जी ब्लैक मार्कर कोई ला दें। लेस क्या करना है बोले? टैक्स वालों की ओहो जी 500 750 या 750 क्या फरमा रहे भाई? टैक्सेबल प्रॉफिट 500 टैक्स एट द रेट ऑफ। अच्छा एक मिनट इधर देखें, 16 का 15 का इस तरह लिख देते ना तरतीब से, 32% और अगले साल का 30%। पहले 9.5 का 30% बताएं और 950 का 32%। 304 वर्किंग 2 डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/15। नहीं शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट जब लगाना हुआ मैं बताऊंगा, शॉर्टकट नहीं लगाना। अच्छा हाँ, हथियार को जब इस्तेमाल करना हुआ तब बताया जाएगा, अभी दुश्मन के आने का तो इंतजार करो अभी तो। अच्छा 15 का रेट क्या है? 15 का रेट 30%। अगर किसी को बाहर से शोर आ रहा है ना तो एज्यूम करें ICAP एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो ऐसा ही हो रहा है, तो रिवीजन हो रही है उसकी। अच्छा जी, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। गाय PPE कैनिंग अमाउंट 40, टैक्स बेस 4250। और चिल माहौल 4500 42 इनका डिफरेंस। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट इज टैक्सेबल। 7 भाई ओ पाईजान 300% नहीं है, 30% टैक्स है, तो जान लेगा लाले की। 1 0 आगे ज्यादा डाला था ना, ये खतरनाक बात है। आप चुप कर जाना, बस हो गया, आप चुप कर जाना। वर्किंग 3 डेफर टैक्स 31/12/16। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस और एट द रेट ऑफ 32%। जी कैरिंग अमाउंट टैक्स BV जी। अकाउंटिंग वालों की BV कितनी है?
और टैक्स वालों की डिफरेंस, बीवीज में डिफरेंस कितने हैं? दिस बीवी इज ग्रेटर देन दिस बीवी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। ओके, गाय मुस्कुराए। ओके जी, 500 पे कितने % लगाना है आप? 32%। कितना? मोहतरम खड़े हो जाएं। अगला काम क्या करते हैं सर? वो अकाउंट बनाना है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, फिल बदी ये माशाल्लाह, बैठ जाए मौके पे। आपसे पूछते आपने बता देना था, बता देना था। आपसे पूछते आपने बता देना था, आपसे पूछते आपने बता देना था, बता देना था टी अकाउंट बनाते हैं, नहीं बताना था। अच्छा जी, वर्किंग फॉर भाई पहले एवरी पॉसिबल एफर्ट कर लेते हैं 31/12/14 का बैलेंस निकालने की। 31/12/14 का बैलेंस निकालने की एवरी पॉसिबल एफर्ट कर लेते हैं। 31/12/14 यकम जनवरी 15 मुझे पता है 31/12/14 का बैलेंस नहीं निकल सकता क्योंकि यकम जनवरी 15 को तो एसेट खरीदा है। तो 31/12/14 को जब ये दोनों बीवीज नहीं थी, तो जब बीवीज नहीं थी तो डिफरेंस नहीं था, तो फिर डेफर्ड टैक्स भी बात ही खत्म होगी। कितनी आसान बात थी। ओके, तो 31/12/14 की रात को एसेट ही हमारे पास नहीं था। अच्छा, इसको ना अकाउंट को आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करना। आज इस अकाउंट में एक नई चीज आनी है, इसलिए ओवर एफिशिएंट जो बन रहा है ना उसको जरा रोके। अकाउंट बना के पारक हो गया है, रिकंसिलिएशन पे पहुंचा। हम तो माल कर रहे हैं रिकंसिलिएशन तो यार जा वो चेती है तो टोर जा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, 31/12/15 को कैरी डाउन। ओ भाई इधर देख, ओ भाई पहले सही किया मैंने या बाद में सही किया? पहले सही किया। इधर कैरी डाउन जी, कैरी डाउन बोले 31/12/15 नहीं, पहले कैरी डाउन लिख लिया करें, ब्रॉड डाउन छोड़ें। 31/12 कैरी डाउन 160। ये क्या आगे दोनों सालों के कैरी डाउन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब इन कैरी डाउन्स को क्या बनाएं? ब्रॉड डाउन। हमें 3 ब्रॉड डाउन चाहिए, 2 सॉरी, एक इधर का और एक इधर का ब्रॉड डाउन। लेकिन ये ब्रॉड डाउन 0 है क्योंकि यकम जनवरी 15 को ये एसेट हमने खरीदा है, तो 31/12/14 की रात को था ही नहीं ये एसेट। और यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन 75। ओके, इस साल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलवा दें, उसमें कोई मसला नहीं। बैलेंसिंग 70। अच्छा, अब जरा अटेंटिव रहना है, अब अटेंटिव रहना है, सारे ऊपर देखते रहें। मैंने कहा था डीटी इतनी मेहनत से आप लोग निकालते हैं, डीटी इतनी मेहनत से बैलेंसिंग निकालते हैं, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस लेके भी तो निकल आता है ना। डीटी इतनी मेहनत से निकालते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस लेके भी तो निकल सकता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बोले 1200, कैलकुलेटर पे लिखें 1200, टैक्सेबल प्रॉफिट 950। यही आज बात हुई है ना कि ये वाली फिगर बैलेंसिंग आ सकती है 1200 और 950, 250, 250 का 30% 75। यही बात हुई ना आज, यही बात हुई। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस लिया, उस पर रेट लगाया, तो यही आ रहा है डायरेक्ट। अच्छा, क्लियर यार। अब अगला अपने साल पूरा नहीं करना, अगला साल जरा असल में ये मैंने पिछली बात कराई है ना, ये इस सवाल में किसको आना था उसको समझाने के लिए कराई है शॉर्टकट। ये जरा बैलेंसिंग निकालें, देखिएगा जरा खामोशी से छा गई है। बैलेंसिंग निकालें जरा 85। एक काम करें, आज आपने भी करना है, एक काम करें, पकड़ें 1200, पकड़ें 950, कैलकुलेटर पे इसका डिफरेंस ले लें, 250 आ गया, 250 पे लगाएं 32%, 32% रेट है ना। कितना आ रहा है? 80। और ये कितना आ रहा है? 85। तो फारग हो गया ना, सब कुछ फारग हो गया। आज ये जमीन पे बैठ जाते हैं। शॉर्टकट नहीं लगा ना? शॉर्टकट लगा या नहीं लगा? नहीं लगा शॉर्टकट। अच्छा, कुछ को पता ही नहीं चला, जरा उनसे मैं बात कर लूं, आप लोग रिलैक्स करें।
मैंने पता क्या कराया था, मैंने कहा था पहले साल अकाउंटिंग प्रॉफिट, वो जो 4 कॉलम बनाए थे हमने, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस और टैक्स, थोड़ा इधर करके बनाए थे 4 कॉलम। तो मैंने कहा 1200 950 का डिफरेंस है 250 का 30% आ रहा है 75। तो बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा था कि शॉर्टकट भी यहां चल रहा है। फिर अगले साल भी मैंने यही किया, 1200 और 950 का डिफरेंस 250 पे लगाया 32%, वो अनलकीली आ गया 80, और इधर क्या आ रहा है 85। असल में मोहतरम ये मैच नहीं करेगा क्योंकि रेट चेंज हो रहा है, तो इस फैक्टर को ना हम अलग इनकॉर्पोरेट किया करेंगे, रेट चेंज वाले फैक्टर को। रेट चेंज वाले फैक्टर को कैसे इनकॉर्पोरेट किया करेंगे अलग, अब जरा ये देखिएगा। ये पेपर में सर्कल नहीं लगाना अपने समझने के लिए। ये 75 कितने परसेंट पे पड़ा है, 30%। क्लियर, गेम ऑन होने लगी है, आज की क्लास की पहली इंपॉर्टेंट बात होने लगी है। ये 75 किस पे पड़ा है, और ये वाला 162, 32%। ये रेट चेंज जो है ना, काफी जगहों पे अभी आप सवाल आगे चलेगा ना, देखिएगा अपने असरार डालेगा जगह जगह। तो रेट चेंज की वजह से फटे आने हैं। तो हम समझ रहे थे डेफर करके लाइबिलिटीज 30% पे होंगी, लेकिन जब डेफर किया लाइबिलिटीज को तो रेट बढ़ के शूट अप करके किस पे जा चुका था। हमने समझा था डेफर करके लाइबिलिटीज 30% पे आएंगी, लेकिन डेफर करके अब लाइबिलिटीज किस पे आ रही हैं, 32% पे। अब आपने एक नई लाइन डाला करनी है, डालनी ब्लू मार्कर से ही है, और उसका नाम भी DTE ही रखना है, लेकिन नई लाइन डाला करनी है। इस अकाउंट में एक नई लाइन आ जाने लगी है। उसके लिए पहले उर्दू का हिंट एक सुन लेना है आपने। ओपनिंग क्या है, लाइबिलिटी है या एसेट है 75, ये जरा बता दें बस। ब्रॉड डाउन इधर आ रहे हैं ना, तो ये लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटी है। अगली बात आपने मुझे बतानी है, रेट आपने बढ़ाना है या कम करना है, कितने परसेंट से। ये पहला गोल्डन रूल पेपर में, ये दूसरा, लाइबिलिटी बढ़ानी है या कम करनी है, लाइबिलिटी बढ़ा दो, लाइबिलिटी बढ़ा दो। दोबारा देखें सारा जो मैंने लिखा है, इसकी नेचर बताएं, लाइबिलिटी है एसेट है, लाइबिलिटी है। रेट बताएं, बढ़ रहा है कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ा दो, कितने परसेंट से। मुझे बता दें, इंट्रो के टीचर्स क्या बताते थे, लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी साइड यूज करनी है, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी साइड यूज करनी है, क्रेडिट साइड पर ओपनिंग जो लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है उसको 2% से बढ़ा के देखते हैं जी। ब्लू मार्कर। अब एक कैलकुलेशन में करने लगा हूं, आसान सी है, थोड़ा सा फोकस करेंगे समझ आ जाएगी। 75 पड़ा हुआ है 30 पे, इसे कहते हैं ओपनिंग को रीस्टेट करना, ओपनिंग को छेड़ना, ओपनिंग से छेड़ना, ओपनिंग को छेड़ना सिर्फ। ओपनिंग क्या है 70, किस पे पड़ा है यार, इसको 32 पे नहीं लेके जाना आपने, 32 पे नहीं लेके जाना, इसको 2 पे लेके जाना है, सिर्फ इंपैक्ट आपने इंक्रीज कर डालना है। 30 पे पड़ी है, 32 पे ना ले जाओ, 2 पे ले जाओ, क्योंकि 30 पे तो पड़ी है, तो 30 में 2 डालोगे तो 32 पे खुद ही चली जाएगी। तो असल में हम इस 75 को 32 पे लाना चाह रहे हैं। 75 पड़ा किस पे हुआ है, काट के नहीं ला सकते, वो CD BD बनता होता है। तो इस 30 को बढ़ा के 32 पे ले आए, तो डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 2% किया करेंगे। ये 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया। अब जो आप DT बैलेंसिंग निकालेंगे ना, अब जो आप DT बैलेंसिंग निकालेंगे, जो हम निकाला करते थे, वो अल्लाह का शुक्र है 80 आ गया है। वो 80 कौन सा वाला 80 है, वो जो इस साल के 1200 और 950 का शॉर्टकट तरीके से लगा के चेक किया था। इस साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट, इस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट, 950 दोनों का डिफरेंस, 250 का 32%। ये शॉर्टकट से भी 80 सही आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, शॉर्टकट से भी 80 सही आ रहा है। तो ये नोट कर लें मोहतरम, ये आज एक नई चीज है। दोनों का नाम DT, दोनों का नाम DT। अलग अलग करने का फायदा एक तो ये हुआ जो अभी बताया, रिकॉन्सिलिएशन, ये जो एक मैच कर गया। बाकी रिकॉन्सिलिएशन में मसला आएगा थोड़ा सा, उसमें भी ये 5 हमें हेल्प करेगा। ये मसला आज तक किसी सवाल में क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमने कई सवाल किए थे 2-2 सालों के, लेकिन उनमें हर सवाल का रेट सेम होता था। तो यार वो BD गलत हो जाएगा ना, BD तो पिछले साल का CD होता है। तो 75 को काट के हम नहीं 80 लिख सकते, 75 डिवाइड बाय 30 into 32। हाँ
अच्छा हाँ, वो उस तरह भी करके, लेकिन शॉर्टकट आपने लगाना नहीं ना कभी। इसके बाद हम क्या बनाते थे? नोट बनाते थे। हाँ, उसके लिए एक डब्बे के नहीं, डब्बे में सवाल दिए हुए हैं, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लाइबिलिटीज की जगह अगर एसेट्स हो तो कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एसेट्स भी आएंगे, लाइबिलिटीज भी आएंगी, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे जी। वो कल रिवीजन में आएगा आएगा। ओके अच्छा जी, मोहतरम बता दें, नंबर 1 ओपनिंग क्या है? लाइबिलिटी है। नंबर 2 लाइबिलिटीज को बढ़ा दो कितने परसेंट से? 2% से। लाइबिलिटी को बढ़ा दो 2% से, 2% से। तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। नहीं 160 को, ये तो जदीद जमाने की बात करो, ये तो पहले ही जदीद रेट है, तो जदीद को कदीम पे लेके जाना ये तो कुदमा वाली बात है। अच्छा ओके ओके अच्छा यार, अब ना जनरल एंट्रीज जो है वो हमने करनी है। हर साल की कितनी जनरल एंट्रीज होती हैं? 2। लेकिन ये जो मेरा दूसरा साल है ना, इसकी मैं 3 जनरल एंट्रीज करूंगा, 3 जनरल एंट्रीज करूंगा। तो पहले मुझे 2010 की एंट्रीज करवा दें, 2015 की सीटी डेबिट और सीटीपी 285। 16 कहां से आ गया? 2015 की दूसरी एंट्री 75 रुपए की बताएं। डीटी डेबिट कितने से जी? ये तो मशहूर जमाना 2 एंट्रीज होती हैं पुरानी। 16 में सीटी डेबिट, नहीं सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट कितने से? इसकी ना 2 एंट्रीज किया करें अलग अलग। एंट्रीज मुझे पता है एक ही बन रही है। डीटी डेबिट डीटीएल कितने से? 5 रुपए से। डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट कितने रुपए से? 80 से। अलग अलग। नरेशन की भी जरूरत नहीं, नरेशन मैंने बतानी भी कल बता दूंगा। डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट 5 रुपए से, और अगेन दोबारा डीटी डेबिट और डीटीएल क्रेडिट कितने से? 80 से। अगर हम शॉर्टकट ना लगाते फिर बैलेंसिंग में आता फिर एक एंट्री होती है। शॉर्टकट तो वैसे ही चेक करने के लिए लगाया था ना। जब भी रेट चेंज होगा हमेशा इसी तरह करना है, हमेशा इसी तरह करना है। और ये 5 आपने निकाल के चलना है। अगर गलती से आप 85 निकाल जाएंगे ना, तो आगे मैं जाके बताऊंगा नोट बनाने में भी मसला आना है। तो इसलिए नोट ने भी एंड में आउट होना है, वो आप देखिएगा कैसे आउट होगा। ओके अब हमारे पास ज्यादा मिनट बच गए हैं, 6-7 मिनट बच गए हैं, हमने सिर्फ नोट बनाना है। तो अटेंटिव रहें, कोई मसले वाली बात नहीं, नॉर्मल तरीके से नोट बनेगा। कंपनी एक्स नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, और इसमें 15 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा। टैक्सेशन टैक्स एक्सपेंस जहां चैलेंज आएगा ना वहां मैं पॉज लेके आपको खुद सोचने को कहूंगा, जहां नया चैलेंज आएगा। फिलहाल सीटीई डेबिट तो नेगेटिव साइन ना, टीई डेबिट बोले, टीई डेबिट मींस खर्चा रिकॉर्ड करना है 285। इधर आए, डीटीई डेबिट टीई डेबिट मींस नेगेटिव साइन 70। ये तो ये शुक्र है फारिग हो गया 2015। अब 16 की तरफ आए, सीटीई डेबिट 304। ये फिगर जरा सोच लें, सही सोचेंगे आप, इधर लाइन ही नहीं डालनी, इधर कोई लाइन ही नहीं डालनी, ये फिगर सोच लें। एक्सेलेंट 85 टीई डेबिट 5 से और टीई डेबिट 80 से, तो टीई 85 से। अब ये ना कहिएगा पहले ही आप 85 लिख देते, तो टीई डेबिट 5 से और टीई डेबिट 80 से, तो टोटल डेबिट कितने से मारना है? 85 से। टीई डेबिट खर्चा रिकॉर्ड करना है 85। हाँ जनरल एंट्रीज अलग अलग करनी है, लेकिन नोट में कोई नई लाइन नहीं डालनी।
जी हजरात 389 360। अच्छा जी, रिकॉन्सिलिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। टैक्स रेट 32% है इस साल का यार, 32 है प्लीज। इस साल का रेट और इस साल का रेट 30%। कैलकुलेटर पे टैक्स निकालें। 380 360। एक साल रिकंसाइल नहीं किया। भाइयों के लिए दरवाजा खोल दें। अच्छा, अब सबसे पहले उन हजरात के लिए 100 तोपों की सलामी जो हजरात शुरू से ही लगे हुए हैं कि 5 को अलग क्यों निकाला है, उन हजरात की अजमत को सलाम। अगर ये 5 अलग हम ना निकालते तो फिर नोट में आके इन एनी केस आपको परेशानी की फिक्र होनी थी कि यार 289 इधर आ रहा है, 389 इधर आ रहा है और 384 इधर आ रहा है। तो नोट जब 5 से आउट होना था फिर मजबूरन आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़नी थी। तो क्यों ना शुरू से ये कैलकुलेशन करके चलें। तो तरीका भी यही है, पैटर्न भी यही है, पूरी दुनिया में भी यही होता है, आपने भी यही करना है। जब भी क्या आ जाएगा, रेट डिफरेंट हो जाएगा। पिछले साल का रेट क्या है, हमारे साल का 32%। तो डिफरेंस कितने परसेंट आया, तो 2 का इफेक्ट अलग निकाल के रख लेने बेटा, तुम्हें यूज करेंगे। जनरल एंट्रीज में भी यूज कर लिया इसे, नोट भी टैली नहीं कर रहा, नोट में भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें ये क्या है, खर्चा है टैक्स या इनकम है? हाँ, नेगेटिव हमने शो नहीं किया वो कोई मसला नहीं यार, खैर इधर नेगेटिव शो किया है ना, ये खर्चा है ना, ये भी खर्चा है। और सुबह सुबह बात हुई है, ये रिकॉर्डिंग वाली साइड है, ये खर्चा उल्टाने वाली साइड है, तो ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा। हाँ, नेगेटिव में मैंने शो नहीं किया वो छोड़ने पर यार, ये छोड़े, खैर है वो हम 1200 पॉजिटिव असल में लिखते हैं। कुछ किताबों में यहाँ लिखा होता है ऐसे, यहाँ ऐसे लगा के ना 32% नेगेटिव लिख देते हैं वो लोग, तो कोई मसला नहीं, हमने नहीं लिखा और शुरू से हमारी 9 में हम नहीं लिखते, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है, इधर नेगेटिव आ रहा होता है, इधर पॉजिटिव आ रहा होता है। अच्छा, मैं ये कुछ और बात कर रहा था, मैं कह रहा था ये 384 क्या है, खर्चा है, ये 384 भी खर्चा है और ये 5 भी खर्चा है। अब बताएं, खर्चे में खर्चा ऐड करना बनता है या लेस करना? खर्चे के रिवर्सल तो नहीं है, खर्चे में खर्चा क्या करना बनता है, ऐड करना बनता है। ऐड रेट चेंज का इफेक्ट। ये यार एक और रिकंसाइलिंग आइटम है जो आज हमारा आया है और इसका परमानेंट डिफरेंस से ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल एक नई लाइन आज ऐड हुई है। और आपको मैंने रिकंसिलिएशन दिखाई थी एक पैकेजेस की, वो पता नहीं कितने ज्यादा रिकंसाइलिंग आइटम थे, तो आज एक नया रिकंसाइलिंग आइटम टपक पड़ा है हमारी जिंदगी में, रेट चेंज का इफेक्ट। कितना खर्चे में खर्चा क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। आप जरा चेक करके देखें, 389 रिकंसिलिएशन मैच करके। अच्छा यार, 1 मिनट रह गया, ये मैं वजह भी बता ही दूं आपको। ये असल में ना पता है चक्कर क्या होता है, असल में चक्कर ये होता है, अटेंटिव रहना आपने। असल में चक्कर ये होता है कि ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, ये इस साल के होते हैं। इस साल के प्रॉफिट्स में हम 32% लगाते हैं, तो इस साल का टैक्स निकला था 384। असल में पिछले साल का 32 पे लाना होता है, क्योंकि अब तो जब हुकूमत ने रेट बदल दिए हैं, तो जब भी ये टेम्परेरी डिफरेंसेस उल्ट होंगे तो 32 पे लाना होगा ना। तो असल में ये किस साल का प्रॉफिट होता है, हमारे साल का, और ये कैलकुलेशन तो कम्युलेटिव एज ऑन हो रही है। तो इस कैलकुलेशन का मकसद ही ये था कि पुराने साल वालों को भी 32 पे ले आओ, लेकिन ये प्रॉफिट हमारे साल के या पुराने साल के, ये तो सिर्फ हमारे साल के, तो इसलिए पुराने साल वालों को 32 पे लाने के लिए ये वाला हमें 5 का इंपैक्ट देना पड़ता है। बट छोड़े परे, लीव इट, इस साइड पे जाने की जरूरत नहीं थी। सादा सी मुझे बात बताएं, इन द एंड जब रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं होगी तो क्या किया करेंगे? ये जो फिगर निकाल के रखी हुई है ये खर्चा है, इस खर्चे को खर्चे में ऐड कर देंगे तो रिकॉन्सिलिएशन मैच कर देंगे। अच्छा, अब मैंने आपको होमवर्क देना था पास पेपर का क्वेश्चन 5, लेकिन अब मैं नहीं दे रहा, पास पेपर का क्वेश्चन 5 होमवर्क में नहीं दे रहा। अब आप लोगों ने फिर आज जो टाइम लगाना है ना, वो ये इन 2 सवालों पे लगाना है, यही क्वेश्चन 17। और यार खुदा के लिए इस सवाल को टाइम दे दें, इसके लिए फिर टाइम नहीं मिलना जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 10 जो कल शुरू किया था आज खत्म किया, 10 और 17 के ऊपर बड़ी तसल्ली से टाइम दें। एक छोटा सा सवाल मैं आपको जो है वो देने लगाऊं, और वो मैं देने लगाऊं रेट चेंज का, वो भी कल ही दे देंगे बस, ठीक है। 10 और 17 कर लें, ओवर।